हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आर एस मोदी। मैं आज आपको अपने इस वीडियो में राजूवास के 2 इयर्स एचडीपी प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट के बारे में कुछ हिंट्स देना चाहूँगा, जो आपके लिए आने वाली परीक्षा में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। राजूवास के अब तक के पूछे गए प्रश्न पत्रों को मैंने देखा, स्टडी किया और आपकी सुविधा के लिए उनको मैंने एक जगह इकट्ठा किया। मेरा मानना है कि इसमें से आपको बहुत कुछ प्रश्न आने वाली परीक्षा में मिलेंगे। फिल अप दी ब्लैंक्स मैंने आपको पहले भी बताए थे और इस वीडियो में मैं पुनः आपको भेज रहा हूँ। इसके अलावा डेफिनेशंस, शॉर्ट नोट्स और विस्तारित प्रश्न, इनको भी मैंने देखा और इसमें से मुझे जो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट लगे उनको मैंने टिक कर दिया है, राइट का निशान लगा दिया है। आप उनको थोड़ा बहुत अच्छी तरह से देख लें। वैसे कहीं से कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से आने की संभावना है। इसके अलावा मैंने वीडियो के इस अंत में आपको कुछ ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करके दे रहा हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में है। आपकी टेक्स्ट बुक बहुत लंबी है, वैसे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए पूरी टेक्स्ट बुक को ही देखना पड़ेगा। खासतौर से फिल अप द ब्लैंक्स तो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन डेफिनेशंस, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो आपको डेफिनेशन 10 में से 5 करनी है, शॉर्ट आंसर आपको 8 में से 4 करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 में से 2 करने हैं। उसके लिए मैंने 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है। उन टॉपिक्स को आप मेहरबानी करके बहुत अच्छी तरह से कर लें। मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ आपको इसमें से पढ़ने को मिलेगा और आपके आने वाले एग्जाम में भी ये बहुत अच्छा साबित होगा। इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ डेफिनेशंस हैं वो बताऊंगा कि किस तरह से आपको उसको लिखना है, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो 2-3 लाइन में ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आपने बहुत ध्यान से लिखा और डिफाइन कर पाए तो ही आपको नंबर मिलेंगे, और अगर आपने 2-3 लाइनों में ही कोई ऐसी बात लिख दी जो रिलेटेड नहीं है तो उसमें आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। बाकी हिंट्स मैं आपको पूर्व के वीडियो में दे चुका हूँ। आपको मेरा ये देखिए, ये मेरा गाइडलाइन है, पेपर के सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ मोटी-मोटी चीज़ें आपको बताऊं। अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये गाइडेंस, ये निर्देश अच्छे लग रहे हैं तो कृपया आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, ताकि मैं आपकी जिज्ञासाओं को जो है उसके आंसर दे सकूं और अपने जो लेक्चर्स हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी, डिफरेंट ब्रीड्स के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड स्टफ्स के बारे में बताया। अब मैं आपको जो आपके पेपर्स हैं राजूवास के फाइनल एग्जामिनेशंस के, उसमें पूर्व पेपर्स में से कुछ डेफिनेशंस मैंने निकाली है और मैं सिर्फ आपको सैंपल के तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, टू द पॉइंट कैसे लिखना है। देखिए, पशु प्रबंधन। अब पशु प्रबंधन की अगर डेफिनेशन आती है तो आप क्या डिफाइन करेंगे? पशु प्रबंधन का डेफिनेशन या शॉर्ट नोट? शॉर्ट नोट थोड़ा सा आपको विस्तारित करना है, डेफिनेशन को थोड़ी शॉर्ट करनी है, बाकी इन दोनों में कोई भेद नहीं है। पशु प्रबंधन से हमारा अभिप्राय, पशु प्रबंधन से हमारा अभिप्राय उन सभी तौर तरीकों, उन्नत पद्धतियों को अपनाना है जो पशुधन से उचित उत्पादन एवं लाभ प्राप्त करने में सहायता करती है। ये इसका आंसर है। अब इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, आयाम हैं: पशु प्रजनन, पशु पोषण, पशु आवास एवं पशु स्वास्थ्य। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक या पशुधन। पशुधन से हमारा अभिप्राय, पशुधन या लाइव स्टॉक, पशुधन से हमारा अभिप्राय उन पशुओं से हैं जिन्हें हमें
किसी न किसी तरीके से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। मोटा चारा, रफेज, वे खाद्य पदार्थ जिनमें क्रूड फाइबर, ये आपको सेकेंड ईयर एनिमल न्यूट्रिशन में पढ़ाया जाएगा विस्तार से, वे खाद्य पदार्थ जिनमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक और टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट की मात्रा 60% से कम होती है, वो कहलाते हैं मोटा चारा। उदाहरण के लिए आपको तूड़ी है। अब दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कंसंट्रेट या सांद्र, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। कंसंट्रेट या सांद्र वे खाद्य पदार्थ जिनमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम, रफेज में 18% से ज़्यादा थी, और इसमें हो जाएगा कंसंट्रेट में क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम और टीडीएन की मात्रा 60% से अधिक, वो कहलाएंगे कंसंट्रेट। अब कंसंट्रेट क्या हो सकते हैं, जैसे आपके पास में ऑयल केक्स हैं, वो कंसंट्रेट की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है जीबू कैटल। ये डेफिनेशंस पहले राजू वास अपनी पूर्व परीक्षा में पूछ चुका है, उन्हीं को मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। जीबू कैटल कुबड़ वाली देशी गाय की जाति है, उसको हम जीबू कैटल कहते हैं, जैसे बॉस इंडिकस। नेक्स्ट है सींग रोदन, डी हॉर्निंग। देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग वर्ड है, एक है डी हॉर्निंग और एक है डिसबडिंग। तो हमारा यहाँ तात्पर्य जो है वो होगा डी हॉर्निंग का मतलब। तो पशु के सींग हटाने की प्रक्रिया जो है वो डी हॉर्निंग है, और पशु की कलिका को डिस्ट्रॉय करना या नष्ट करना वो कहलाता है डिसबडिंग। दोनों में आपको एक डिफरेंस देखना है। और ये जो डिसबडिंग की प्रक्रिया है वो प्राय 7 से 15 दिनों के बीच में कर ली जाती है। इसी क्रम में नेक्स्ट है र्यूमन। अगर परिभाषा पूछी जाती है तो हम ये कहेंगे जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय का प्रथम भाग जो भोजन को ग्रहण करता है। मान लीजिए डेफिनेशन न पूछ के र्यूमन पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो हम इसको थोड़ा सा विस्तारित करेंगे। जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय का प्रथम भाग जो भोजन को ग्रहण कर इकट्ठा करता है। यह आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। इकट्ठा किए गए भोजन पशु मुंह में लाता है और जुगाली करता है। इसके पश्चात सूक्ष्म जीवियों द्वारा भोजन का आंशिक पाचन, पार्शियल डाइजेशन होता है, और यह आंशिक पचा हुआ भोजन जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका रेटिकुलम में जाता है। नेक्स्ट है ड्यूलैप या गलकंबल। गाय की गर्दन के नीचे का लटकने वाला चमड़ी का ढीला भाग ड्यूलैप कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डो। वयस्क मादा बकरी जो प्रजनन योग्य हो उसको हम डो कहते हैं, और अगर बक पूछे तो हमें बताना होगा वयस्क नर बकरा जो प्रजनन योग्य हो उसको हम बक कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फैरोइंग की। सुअर के ब्याने की प्रक्रिया फैरोइंग कहलाती है। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन ऑफ साउ इज फैरोइंग। नेक्स्ट है हीफर। गाय या भैंस की जवान बच्चिया जो अब तक ब्याही नहीं हो उसको हम हीफर कहते हैं। डीवॉर्मिंग जानवरों को परजीवियों से मुक्त करने के लिए परजीवी नाशक दवाइयों को देने की प्रक्रिया डीवॉर्मिंग कहलाती है। ये मैंने आपको हिंट के रूप में कुछ डेफिनेशंस बताई है। आपको इसी तरह से जो है वो शॉर्ट डेफिनेशंस लिखनी है, और अगर शॉर्ट नोट आते हैं तो उसी को थोड़ा सा विस्तारित करना है। थैंक यू, गुड बाय, गुड लक। प्रिय विद्यार्थियों, अंत में मैं आपको वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं जिनके को याद करने से आपको बहुत बहुत सफलता मिलेगी। देखिए, सबसे पहला आपकी पुस्तक में जो टेबल्स दी है, टेबुलर फॉर्म में कुछ डाटा दिए गए हैं, वो मोस्ट और अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से आपके फिलअप द ब्लैंक्स और डेफिनेशन आने की संभावना है। तो जो 3-4 टेबल्स दी गई है आप उनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, नंबर 1।
नंबर 2, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स एंड पोल्ट्री। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ इसमें से आएगा। तीसरा टॉपिक आप याद कर लीजिए, हैंडलिंग, रेस्ट्रेनिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एनिमल्स। पशुओं को हैंडल करना, काबू करना, नियंत्रित करना। इसी क्रम में तीसरा टॉपिक है वह है हाउसिंग ऑफ एनिमल्स एंड पोल्ट्री। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ आने की संभावना है। आवास व्यवस्था जानवरों की और पोल्ट्री की। फिर है विभिन्न पशुओं को पहचानने के तरीके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। और लास्ट में है वैक्सीनेशन शेड्यूल, वैक्सीनेशन कार्यक्रम। देखिए ये 5 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। मैं समझता हूं कि आपको जो विस्तारित प्रश्न हैं 4 में से कोई 2 करने हैं और वो 2 प्रश्न इन 5 टॉपिक में से निश्चित आने चाहिए। इसके अलावा इसमें से शॉर्ट नोट भी आएंगे, डेफिनेशन भी आएगी और फिल अप द ब्लैंक्स भी आएंगे। तो अगर आप इन 5 टॉपिक्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं तो जिन विद्यार्थियों ने बहुत कम पढ़ाई की है, सारी किताब नहीं पढ़ पाए हैं या किसी कारणवश से बीमार हो गए हैं, कोई भी कारण हो गया है, अच्छी तैयारी नहीं कर पा रही हैं, तो अभी आपके पास में समय है। आप इन 5 टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो पुस्तक में टेबल्स हैं, टेबुलर फॉर्म में जो डाटा है उनको, breeds of animals and poultry, housing of animals and poultry, vaccination schedule, identification method of different animals, and lastly, casting, controlling, and management of animals. Okay, bye. Thank you. Good luck.